Hello everyone, welcome back to JC Academy. I am Aradhna Tagotra, your paper 1 educator. In today's class, we are going to discuss a very important topic of research aptitude which is threats to validity in research. ये आपका बहुत frequently और most repeated topic है जिसके questions आपको हर shift में देखने को मिलते ही मिलते हैं. Before proceeding further to the class, a quick reminder कि JC Academy आपको एक complete foundation course provide कर रहा है जहाँ पे आपको management plus paper 1 का combo मिलेगा. यहाँ पर आपको मल्टीपल वैलिडिटी मिलेगी, रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट एंड क्लास नोट्स विल बी प्रोवाइडेड along with the mentoring support. For any further queries, you can call on this number which is given on your screen. Artifacts in research. Any variable that creates a possible but incorrect explanation of result is known as artifact or a confounding variable. एक ऐसा वेरिएबल जो बहुत इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है. रिजल्ट दे आर पॉसिबल बट जो रिजल्ट्स हैं वो इनएक्सप्लेन्ड हैं, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो जब ऐसे वेरिएबल्स आपकी रिसर्च स्टडी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. द प्रेजेंस ऑफ एन आर्टिफैक्ट इंडिकेट्स अ लैक ऑफ इंटरनल वैलिडिटी. जहां पे भी आपको कंफाउंडिंग वेरिएबल मिलेगा वहां पे जो आपकी इंटरनल वैलिडिटी है वो लैक करेगी. Thus, the study has failed to investigate its hypothesis. देखिए, validity, it is of two types, internal and external. सबसे पहले वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब जो आप मेजर करना चाहते हैं आप वही मेजर कर रहे हैं. इंटरनल वैलिडिटी तब होती है जब आप डेटा आपने जो गैदर किया है या फिर आपने कोई प्रोसेस फॉलो किया है, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस, वो प्रॉपरली मेजर नहीं हुआ है. तब हम बोलते हैं कि जो हमारी रिसर्च स्टडी है इट लैक्स इंटरनल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी तब होती है जब सैंपल का जो रिजल्ट है वो आप पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते, तब हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी लैक होती है. तो जहां पर आपको आर्टिफैक्ट या कंफाउंडिंग वेरिएबल मिलेगा वहां पे देयर विल बी अ लैक ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, यानी द स्टडी हैज फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट इट्स हाइपोथेसिस. आर्टिफैक्ट्स इन रिसर्च may arise from several sources. These sources can include the design flaws, measurement errors, participant biases, and environmental factors. सबसे पहला आता है हमारा internal validity. Now, these are the threats. These are the threats to internal validity. सबसे पहला है हमारा pre-testing effect. Pre-testing effect occurs when the act of preliminary testing influences the participant's performance in a subsequent testing. यानी आपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कोई टेस्ट अप्लाई किया, उसके बाद आप जब दोबारा से आप उनका एक फॉलो अप ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे आर ऑलरेडी फेमिलियर कि आप किस तरीके के प्रोसीजर यूज करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. तो जब वो नेक्स्ट टाइम या फिर जिसका फॉलो अप टेस्ट होगा वो जब वहां पे बैठेंगे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली अच्छे से परफॉर्म करेंगे. दैट इज नोन एज pre-testing effect. Yani they are already familiar with what kind of test or what kind of procedure you are going to follow. The second is Pygmalion effect. The Pygmalion effect describes the phenomena where higher expectations lead to an increase in performance. अगर मैं एज एन एजुकेटर आप स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपने यूजीसी नेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, दैट इज अ पिग्मेलियन इफेक्ट. यानी जहां पर जो रिसर्चर है उसकी हायर एक्सपेक्टेशंस की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन परफॉर्मेंस. In research, this effect can manifest when investigators' expectation unknowingly influence the participants' attitude and behavior. रिसर्चर को नहीं पता है बट उसका जो एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, उस वजह से जो पार्टिसिपेंट्स है ना उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया है, यानी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो गई है. इट कॉम्प्रोमाइजेज इंटरनल वैलिडिटी एज observed effects may not stem solely from the tested variables. जैसे आपको अगर पता होता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप काम अच्छा करते हैं, ये उसी तरीके से पिग्मेलियन इफेक्ट. फिर आता है हमारा एक्सपेरिमेंटर्स स्टीरियोटाइप.
It is a threat to internal validity that happens when researchers stereotype about a particular group influences their behavior during the study. अगर मेरी कोई धारणा है किसी ग्रुप को लेकर ऑलरेडी, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं जेंजीज के ऊपर और मिलेनियल्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और मेरी धारणा है कि जेंजीज ना आजकल सुनते नहीं है, ठीक है, बहुत ओपन माइंडेड है, तो जो मेरा एटीट्यूड होगा उनकी तरफ या जो मेरा बिहेवियर होगा उनकी तरफ वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि ये तो होते ही ऐसे हैं, ये बात ही नहीं सुनते हैं किसी की. सो दिस इज एक्सपेरिमेंटर्स स्टीरियोटाइप, वो मेरा स्टीरियोटाइप है. दिस इन टर्न कैन इफेक्ट द स्टडीज रिजल्ट्स. Fourth is mortality or attrition. It happens when participants drop out from a longitudinal study before completion. अगर आप किसी एक ग्रुप के ऊपर या आपने पर्टिकुलर एक मतलब क्या बोलते हैं इंडिविजुअल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब क्या होता है, देयर इज सेम सैंपल बट डिफरेंट टाइम पीरियड. दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. तो कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है ना वो ड्रॉप आउट कर देता है, वो छोड़ देता है एक्सपेरिमेंट बीच में ही. दैट इज मोर्टेलिटी और एट्रिशन. Attrition can especially compromise internal validity where the dropout rate significantly varies between group. आप अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हैं और 5 में से कुछ आपने कोई क्राइटेरिया बनाया होगा और आपने 5 लोग सिलेक्ट किए हैं, अगर उसमें से 3 लोगों ने या फिर 2 लोगों ने भी ड्रॉप आउट कर दिया, उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया या फिर उन्होंने बोला कि हम आपकी स्टडी का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, तो क्या आपकी जो स्टडी है, रिसर्च स्टडी, क्या वो सक्सेसफुल होगी? और जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो वैलिड नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि पहली बात उन्होंने जो ग्रुप है वो लीव कर दिया है, जो स्टडी है वो उन्होंने बीच में छोड़ दिया है, और आपको सेम पार्टिसिपेंट ढूंढने के लिए अब आपके एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी लगेंगे, टाइम लगेगा, एनर्जी, मनी, सब कुछ लगेगा. सो दिस रिस्क स्क्यूइंग रिजल्ट्स since the remaining sample might not be a representative of the initial population. जरूरी नहीं है ना कि अगर 2 या 3 लोगों ने छोड़ दिया तो जो बाकी के रिमेनिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, वो उस इनिशियल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. every individual is different, every individual is unique, although they have passed a certain criteria और उन्होंने आपका एक सैंपल बनाया है जिसपे आप स्टडी कर रहे हैं, बट हर एक इंडिविजुअल का अपना रिस्पेक्टिव रोल भी होता है. सो दिस इज मोर्टेलिटी और एट्रिशन. फिर आता है ऑर्डर और सीक्वेंसिंग इफेक्ट. इट अकर्स व्हेन द ऑर्डर इन विच एक्सपेरिमेंटल टास्क आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंसेस द आउटकम. जिस हिसाब से आपने अपने सीक्वेंस रखा है अपनी स्टडी का, वो आपके रिजल्ट्स को क्या करते हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं या फिर जो आपके आउटकम्स हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल्स, पार्टिसिपेंट्स माइट डू बेटर ऑन लेटर टास्क. आपने जो पहले टास्क रखे थे, माइट भी पार्टिसिपेंट्स को वो बोरिंग लग रहा है और उनको बाद वाले टास्क अच्छे लग रहे हैं, या फिर उन्होंने जो स्टार्टिंग के टास्क थे वो अच्छे से किए, अब जो बाद वाले टास्क है वो ड्यू टू फेटिगनेस और ड्यू टू टायर्डनेस या फिर वो बोर हो गए तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं. सो दिस इज ऑर्डर और सीक्वेंसिंग इफेक्ट. उसके बाद आता है कंपेंसेटरी राइवलरी. कंपेंसेटरी राइवलरी अराइजेस when participants in a control group work harder or change their behavior upon realizing that they are not a part of the experimental group. हमारे पास 2 तरीके के ग्रुप होते हैं. एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप. अगर हम किसी ड्रग की स्टडी कर रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको वो असली ड्रग दिया जाता है, और जो कंट्रोल ग्रुप है ना उनको हम क्या दे देते हैं, मीठी गोली दे देते हैं. मीठी गोली हमने दे दी कंट्रोल ग्रुप को. तो अब क्या हुआ, जब कंट्रोल ग्रुप के लोगों को पता चला कि भाई हमें तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही नहीं बनाया गया, जो ड्रग की स्टडी करनी थी हमें तो उस ग्रुप में रखा ही नहीं गया है, हम तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है ही नहीं है, हम तो कंट्रोल ग्रुप में हैं. तो वो क्या करते हैं, वो या तो अपना जो बिहेवियर है, अपना एटीट्यूड है वो चेंज कर लेते हैं, या फिर वो ज्यादा मेहनत करते हैं अपॉन रियलाइजिंग दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. इसलिए इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी राइवलरी. राइवलरी का मतलब दुश्मनी, कॉम्पिटिशन. This phenomena can obscure the true effects of the intervention, thereby threatening the internal validity. Then is resentful demoralization. This is an issue that arises when the control group is aware of their deprived status and interferes with their motivational level.
Resentful demoralization can threaten the internal validity as it alters the behavior of the control group. Through this dissatisfaction, the control group might underperform, falsely inflating the differences between group. जब उनको पता ही है कि हाँ हम है ही कंट्रोल ग्रुप में, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो ढंग से परफॉर्म नहीं करते हैं, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, वो इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिजेंटफुल डीमोरलाइजेशन. वो ऑलरेडी डीमोरलाइज है कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. Then is novelty effect. It is a temporary change in the participant's behavior in response to a new or novel intervention. The new experience may inflate the measured effects above what they would be in regular settings. यानी अगर लोगों को पता चल जाता है कि हमने कुछ इंटरवेंशन या हमने कोई नया इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस किया अपनी रिसर्च स्टडी में, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं. उससे क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट है वो अगर फॉर एग्जाम्पल इतना एवरेज पे आना था, तो वो शायद यहाँ पर आएगा. अगर ये एवरेज था कि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर हम वो इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे रिजल्ट यहाँ पे आएंगे, बट वो रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं. दिस इज नॉट अ गुड साइन. क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि हमने कोई इंटरवेंशन या हमने कोई नॉवल इंटरवेंशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो वो एक्साइटमेंट से उन्होंने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर इंटरवेंशन. It can mislead the researchers into wrongly concluding that the changes are due to tested variables. As a researcher मैं तो यही सोचूंगी कि अगर मैं ये इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करूंगी तो जो वर्कर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट एक्चुअल रीजन क्या था कि उनको पता लग गया था कि हमने नया मॉडल या हमने नया कोई चीज वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो दिस इज नोवेल्टी इफेक्ट. टेस्टिंग. Testing threat to internal validity occurs when participants' score on a post-test is influenced by having taken a pre-test. आपने ऑलरेडी एक जैसे होता है ना, यूनिट टेस्ट ले लिया और यूनिट टेस्ट के बाद मिड टेस्ट ले लिया, तो स्कोर इंप्रूव हो जाता है मिड टेस्ट में. क्यों? क्योंकि उनको पता कि उन्होंने यूनिट टेस्ट में उनके क्या वीक एरियाज थे. दिस इज सेम एज टेस्टिंग कि जो पार्टिसिपेंट का स्कोर है ना पोस्ट टेस्ट यानी आफ्टर टेस्ट, वो इंक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ प्री टेस्ट. टेस्ट से पहले ही उनको पता था क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या क्या था, या फिर वो दे हैव गॉन थ्रू अ टेस्ट वंस. सो दिस इज टेस्टिंग थ्रेट. उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रेट रेफर्स टू द चेंजेस इन द मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल ओवर टाइम. अगर कोई वेरिएबल आपने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है जो विद टाइम चेंज हो रहा है, तो जो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी तो चेंज होगा. Changes in the measures, definition, form, observer or even instrument calibration can lead to variances. अगर जो variable ऐसा है over a period of time it is changing, it is evolving, it is becoming complex, तो उसको measure करने के लिए भी तो आपको instruments change करते रहना पड़ेगा. So this is instrumentation calibration. Maturation. Maturation is a threat to internal validity that occurs when natural changes or developments within the participants over time affect the result. These changes can range from a physical growth and aging to changes in social attitude or personal circumstances. If changes aren't accounted for, researchers might erroneously attribute effects seen to experimental intervention. Maturation का मतलब क्या है? आपने अगर एक बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे थे कि वो जब तक 25 ईयर्स का नहीं हो जाता तो, या फिर उसकी जॉब नहीं लग जाती, या व्हाटसोएवर स्टडी यू वर गोइंग टू कंडक्ट ऑन दैट चाइल्ड, तो अब क्या होगा कि अब वो बच्चा फिजिकली भी चेंज होगा, इमोशनली भी चेंज होगा, तो उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, या वो किस तरीके से दुनिया देखता है, सारी चीजें चेंज हो रही है. सो दिस इज मैच्योरेशन. या फिर ओल्ड एज, आपने टीन से स्टार्ट किया था, अब आप ओल्ड एज पे जा रहे हैं, या फिर आपने मिड से 30s से स्टार्ट किया था, अब ओल्ड एज तक जा रहे हैं, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेच्योर होते हैं. दिस इज मैच्योरेशन थ्रेड. फिर आता है डिफ्यूजन और इमिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स. Diffusion or imitation of treatments is a threat that occurs when members of the control group adopt or mimic the experimental treatment. आपने दो, आपके पास एक क्लास है, आपने क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. एक ग्रुप को आपने इनोवेटिव टीचिंग बताया, ठीक है, और एक ग्रुप को सिंपल टीचिंग बताया. बट जिनको आप सिंपल टीचिंग बता रहे थे, अगर उनको पता चल जाए कि इनोवेटिव टीचिंग में ये होता है, तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू चेंज देयर बिहेवियर. वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मिमिक करने की कोशिश करेंगे. दिस इज डिफ्यूजन और इमिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स.
Then we have experimental expectancy effect. It is a form of bias that occurs when experimenters' expectation about the outcome of a study influence the participant behavior, thereby potentially skewing the results. For example, if investigators are aware of their research hypothesis, they may subconsciously communicate their expectation to the participants. मुझे पता है, मुझे अगर hypothesis है मेरी A leads to B, तो जब मैं अपनी स्टडी पार्टिसिपेंट्स को समझाऊंगी तो मैं उस तरीके से समझाऊंगी कि वो जब अपने रिजल्ट्स मुझे दे तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स क्या है, दैट ए लीड्स टू बी। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी। मुझे पता है कि मुझे मेरी स्टडी से क्या रिजल्ट्स चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने सैंपल ग्रुप को वो अपना एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ कि मुझे वही रिजल्ट्स मिले। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। Next is temporal precedence. It refers to the sequence of events in causal relationships where the cause must precede the effect. When studying cause-effect relationship, misinterpretations may occur if the temporal order is not clear. A leads to B. This is independent variable and this is dependent variable. अगर आप ऐसे कर देंगे, इसका ऑर्डर चेंज हो गया, आपको अपने माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि मेरी जो ए है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो बी है मेरा वो डिपेंडेंट है। हम ए को मैनिपुलेट करेंगे ताकि हम बी में जो ऑब्जर्व्ड चेंजेस हैं उनको मेजर कर सकें। सो दिस इज टेम्पोरल प्रेसिडेंस। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर और सीक्वेंस। सो वी शुड बी क्लियर विद द सीक्वेंस। क्या आएगा, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, क्या इंडिपेंडेंट आएगा, क्या मीडिएटर आएगा, क्या मॉडरेटर आएगा। सो ऑल दिस शुड बी, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए इन शॉर्ट। सो दिस इज टेम्पोरल प्रेसिडेंस। Testing sensitization, it occurs when the act of taking a pre-test affects how participants respond to experimental treatment or post-test. आपको pre-test में ही पता चल गया कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पोस्ट टेस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज टेस्टिंग सेंसिटाइजेशन। आपने पहले ही अनुमान लगा लिया, पहले ही आपने इन्फर कर लिया कि हाँ इस टॉपिक पे अगर हम कर रहे हैं, सो पार्टिसिपेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी, दे आर नॉट ओपनली टेलिंग व्हाट दे फील। तो दिस इज टेस्टिंग सेंसिटाइजेशन। इंटरप्रिटेशन बायस, it is a threat to internal validity that arises when researchers interpret findings to fit their expectations or hypothesis. मैंने अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर दिया ताकि मेरी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो सके। दैट इज इंटरप्रिटेशन बायसेस। एक्चुअल डाटा में शायद वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही थी, बट मैंने मैनिपुलेशन किया, थोड़ा इंटरप्रेट किया उस हिसाब से कि मेरी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए। दिस इज इंटरप्रिटेशन बायस। सिलेक्शन बायस, it is often seen as a threat to external validity, also threatens internal validity. It occurs when participants' selection isn't random, causing potential differences that affect the study results. मैंने रैंडम सिलेक्शन की जगह मैंने अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को क्या किया, चूज कर लिया, तो दैट इज सिलेक्शन बायस। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, मुझे था कि हाँ मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, मैं वही लोग लूंगी जो वो चीज फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई किसी ऐप के रिलेटेड मुझे डेटा लेना है कि वो लोग जो लेट्स से एक्स वाई जी या एक्स ऐप फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसे 100 लोग ढूंढ लिए जो एक्स ऐप को फॉलो करते हैं या एक्स ऐप यूज करते हैं। तो दैट इज अ सिलेक्शन बायस। वो जो 100 लोग हैं उनके सैंपल, मतलब वो जो सैंपल है 100 लोगों का, उन जो रिजल्ट आएगा उसको मैं जनरलाइज अगर करूंगी भी, इट विल नॉट बी अ एक्सटर्नल वैलिडिटी जनरलाइज्ड। उसके बाद आता है हमारा फेलियर टू अडियर टू प्रोटोकॉल। Failure to adhere to protocol refers to a threat which occurs when a treatment isn't executed as intended, creating deviations from the schedule or manipulation. For example, a researcher might unintentionally deviate from the instructions for administering a treatment or test. Consequently, the experimental manipulation may not reflect the ideal implementation. आपने कोई प्रोटोकॉल पहले टेस्ट से पहले
आपने प्रोटोकॉल आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को बताया होगा कि पहले ए टेस्ट होगा, फिर बी टेस्ट होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। हम इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। बट जब आप एक्चुअल में अपना टेस्ट एडमिनिस्टर करने लगे, आपने पहले ए कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर बी कर दिया, क्या रिजल्ट्स सेम आएंगे? नहीं आएंगे। दिस इज फेलियर टू अडियर टू प्रोटोकॉल। जो आपने प्रोटोकॉल बनाया था, आप उसी को अडियर नहीं कर पा रहे, आप उसी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फिर हिस्ट्री। History as a threat to internal validity refers to external events that occur between measurements which may influence the outcome. For example, change in societal norms or a major global event during the longitudinal study might affect participants' responses. For example, elections आ रहे थे, किसी एक स्टेट में इलेक्शंस आ रहे थे, और इलेक्शंस से पहले एक दो दिन पहले क्या हुआ, लेट्स से पुल गिर गया, ठीक है, या फिर ब्रिज टूट गया, एनीथिंग, कुछ भी। तो अगर लोगों ने एबीसी पार्टी को वोट देना था, क्या वो इस पार्टी को वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी माइंडसेट चेंज कर लिया। उन्हें लगा कि हाँ, ये जो पार्टी है, एबीसी पार्टी है, ये अच्छा काम नहीं कर रही है। दैट इज हिस्ट्री। फिर डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। Demand characteristics signify the cues in an experiment that leads participant to believe they know what the researcher is looking for, thus affecting their behavior. Participants को अगर पता है कि जो रिसर्च स्टडी है वो इस टॉपिक के ऊपर है, तो वो जो अपना आंसर है ना, वो उसी हिसाब से देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिसर्चर इसी के ऊपर स्टडी कर रहा है। दैट इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ऑलरेडी नो कि एज पार्टिसिपेंट्स हमसे क्या डिमांड रखी जाएगी, या वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी उनको उसी हिसाब से जो अपना रिस्पॉन्स है वो देंगे। सो दिस इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इज इम्पैक्ट ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड. This threat to internal validity occurs when changes in data collection method, instrument or data collectors, they create inconsistency. For example, if survey format changes midway, या फिर डिफरेंट इंटरव्यूअर्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो डेटा आएगा वो रिलायबल आएगा, या वो जो डेटा आ गया वो एक्यूरेट आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना तरीका है पूछने का। सो दिस इज इम्पैक्ट ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड। आप डेटा किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक थ्रेट होता है इंटरनल वैलिडिटी पे। देन इज सोशल डिजायरेबिलिटी. It is a type of response bias where participants tend to answer questions in a manner that will be viewed favorably by the others. वो क्वेश्चन का आंसर ही वैसे देते हैं कि हमें लगे कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। It can take the form of over reporting. Either it can be a very good behavior or it can be bad or undesirable behavior. तो वो आंसर ही ऐसे देते हैं कि वो सबको, जैसे होता है ना पीपल प्लीजिंग आंसर्स, तो वो उस तरीके से आंसर देंगे। सो दिस इज सोशल डिजायरेबिलिटी। तो यहां तक हमारी थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी मैंने आपको बताया था, जब आप जनरलाइज नहीं कर सकते अपने सैंपल के रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पे। सबसे पहला आता है सैंपल बायस। व्हेन द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अ साइकोलॉजी स्टडी कंडक्टेड ओनली ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स may not reflect the behavior of older students or individuals from different backgrounds. So this is sample bias. Setting effect. If a study is conducted in a highly controlled or artificial environment, तो क्या आप लैब के एक्सपेरिमेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, और क्या जो रिजल्ट्स है वो सेम आएंगे? नेवर। क्यों? क्योंकि लैब में जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है, वो सब कंट्रोल में रहते हैं, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। सो दिस इज सेटिंग इफेक्ट्स। फिर आता है हॉथरन इफेक्ट. हॉथरन इफेक्ट क्या होता है? That participants may alter their behavior simply because they are aware that they are being observed. For example, employees participating in a workplace might study might temporarily increase their productivity because they know that they are being monitored. मैनेजर ने बोला मैं हाइक दूंगा एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को ये पता है कि हाइक तभी मिलेगा जब हम काम करेंगे,
और उन्हें ये भी पता है कि जो मैनेजर है वो हम पे नजर रख रहा है, तो वो अच्छा काम करेंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से ऑफिस लीव करेंगे, ठीक है, फालतू इधर उधर नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम पे नजर रखी जा रही है। सो दिस इज हॉथरन इफेक्ट। फिर नॉवेल्टी इफेक्ट, दैट the introduction of a new intervention or technology might temporarily change the participants' behavior. So this is novelty effect. Temporal factors, the timings of the study can influence its applicability to other periods. पुराने जमाने में जो चीजें चली आ रही थी कि अगर आप आज के टाइम पे उनको अप्लाई करके रिसर्च करेंगे तो क्या जो हमें रिजल्ट्स हैं वो सेम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। उसके बाद आता है इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एंड पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज और कल्चरल बैकग्राउंड कैन लिमिट द जनरलाइजेशन। For example, a medication that works well for younger population might not yield the same results in the older adult. So this is interaction effect. So these are the external validity threats. आई हैव ट्राइड कि जितने भी थ्रेड्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के, आपको मैं वो थ्रू दिस वीडियो समझा सकूं। और प्लीज़ शॉर्ट में 1 पॉइंटर या 2 पॉइंटर के नोट्स बना के आप ये जो टॉपिक है ना, प्लीज़ आप इसको स्टडी ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर क्वासी एक्सपेरिमेंटल, प्री टेस्टिंग, एट्रिशन, हिस्ट्री, मैच्यूरेशन। एट्रिशन हमने पढ़ा है, हिस्ट्री हमने पढ़ा है, मैच्यूरेशन हमने पढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट आंसर। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। Question 2, when some of the respondents come to know that they are in a control group, they work hard to outperform the subjects of the experimental group. Such a phenomena is known as, मैंने आपको बताया था, it is known as कंपेंसेटरी राइवलरी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि हम कंट्रोल ग्रुप में हैं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो या फिर वो ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर वो जो अपना एटीट्यूड है वो उसको ही चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 3, the element of compensatory rivalry usually happens with researcher, control group, experimental group या statistician। कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि वही जो है अपना एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मैंने बताया था क्या होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो आपको यहाँ से कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ढूंढे। लिटरल रेप्लिकेशन कुछ पढ़ा है हमने? नहीं। हिस्ट्री पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा है, रैंडम सैम्पलिंग, इट इज नॉट एन आर्टिफैक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। एंड देन एक्सपेरिमेंटल मॉर्टैलिटी, जब लोग छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा BCE, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। एंड अगेन once again a reminder कि जो हम JC Academy है, it is giving you a complete foundation course of management plus paper 1 combo along with the following advantages। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप ये जो नंबर गिवन है आप इस पर कॉल कर कर पूछ सकते हैं। And these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. And that is all for today. Thank you so very much. And see you soon in the next class. Bye bye. Take care and happy learning.